हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज। तो बच्चों, ये भारत की खोज क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। ये जो भारत की खोज है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है। कब लिखी, कैसे लिखी, उसके बारे में जानते हैं। जब हमारे स्वातंत्र संग्राम चल रहा था उस दौरान 1944 को एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को 5 महीने के लिए अहमदनगर के किले में कारावास के लिए जाना पड़ा। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखी। यह उसका हिंदी अनुवाद है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखी, तब इस पुस्तक के बारे में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक जो है उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि एक महान देश के, इस पुस्तक के बारे में कहा कि एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ इस पुस्तक से हासिल होती है। तो ऐसे ही हमारे भारत के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में चलो जानते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अहमदनगर का किला, उसके बारे में जानेंगे अतीत का भार और अतीत का दबाव। तो चलो ये सब सुनते हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। चलो उसकी जुबानी ही सुनते हैं। अहमदनगर का किला, ये बात है 13 अप्रैल 1944 की। तब जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक का समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे के आकाश में झिलमिलाते दूज के तारे, दूज यानी कि द्वितीय आती थी, दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। देखो बच्चों, कृष्ण पक्ष में जो चांद है धीरे धीरे कम हो जाता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता है। तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया, क्योंकि कारावास में कहीं घड़ी नहीं होती थी कि आपको पता चले। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इसी बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, सुख दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। चक्रवत परिवर्तानि सुखानि च दुखानि च, यानी कि ये जो चांद है, ये चांद ही मुझे याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद जरूर न जरूर उजाला आएगा। आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। देखो आप ये फोटो में देख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो रूम नंबर 8 में रह रहे थे, यानी कि उस कारावास के रूम में रह रहे थे। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 1945 तक जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। देखो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक 5 महीने में ही लिखी गई है, लेकिन इतने समय के दरमियान जवाहरलाल नेहरू को यहाँ रखा गया था। आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। अतीत का भार, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। देखो ये जवाहरलाल नेहरू की पहली जेल यात्रा नहीं थी, 9वीं जेल यात्रा थी। तो दूसरी जेलों की तरह मैंने यहाँ भी बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में फूला के लिए, क्यारियाँ बनाने के लिए बिताने लगता था। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई सारे युद्ध और राजमहलों की दुर्भिक्ष संधियों से देखे हैं। यहाँ का इतिहास जो है, यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है।
पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी मुझे याद आ जाती है। तो चलो उस घटना के बारे में जानते हैं। यह घटना है कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। इसने कोई इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपने हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथ हुई। बाद क्या हुआ चलो देखते हैं। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबी हुई प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास काम को जारी रखने के लिए साधन थे। अब मैंने कुदाल यानी कि वो जो खड्डा खोदने के लिए जो हथियार होते हैं कुदाल छोड़ के हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ादी नहीं हो जाता, जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना देता, तब तक मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। देखो यहाँ पे धर्म की भी बात की, नहीं मैं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, बचा रहता हूँ कि अतीत यानी कि हमारा पुराना जो चला गया वो अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंधित स्थापित करके उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। बेटे ने एक बार कहा था, इसी तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब आया अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी है, सभ्यताओं में होती है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल तक दौरान हासिल किया, उसके विजयों के उल्लास का और उसके पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंग्रेज साहसिकों कार्य का जिनकी शुरुआत युगों से पहले हुई और आज भी जारी है, अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है कि मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें से पूरी मानव जाति की साझेदारी है। तो आई होप, और इस भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्त एक बात हम लोगों पर विश्वास रूप से लागू होती है, हमारे रक्त, हमारे मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से, देखो इसी विशेषताओं से कि हम लोग कभी भी किसी पे भी आसानी से भरोसा कर सकते हैं। इसी विशिष्टता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी यानी कि हमारा भविष्य भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और यत्बान पर इसे लागू करने के लिए इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए गई है और मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सही तरीके से यानी कि सही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो ऐसी सोच थी जवाहरलाल नेहरू की। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।